गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। फर्स्ट किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स के बारे में हमको पढ़ना है। लेक्चर नंबर 1 रहा। चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उस पर लिखा रहता है किताब के हेडिंग्स में। 4 चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अक्सर मैं इसमें दो को लिख दिया हूँ, बाकी 2 किताब में है, मैं उसको समझा दूँगा। देखिएगा लिखा हुआ है टू लर्न अबाउट द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल इन 6th सेंचुरी BC। इसमें हमको पढ़ने हैं कि 6ठी शताब्दी में जो लोग रहते थे उसकी सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक कंडीशन, यानी वो कैसे रहते थे उसके बारे में पढ़ना है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेज, ये हमको समझना है अंतर, क्या अंतर समझना है, डिफरेंस, सॉरी, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन मोनार्चीज एंड रिपब्लिक्स। ये हमको अंतर समझना है कि मोनार्ची माने राजा का राज और रिपब्लिक्स माने गणतंत्र या लोकतंत्र होता है, यानी राजा के राज और लोकतांत्रिक राज्य में क्या अंतर है उसके बारे में हमको पढ़ना है। टू अंडरस्टैंड द मेजर फैक्टर दैट लीड टू द राइज ऑफ एंशिएंट किंगडम्स, to learn about the great kingdoms of the 6th century BC, to understand the major factors that led to the rise of जो एंशिएंट किंगडम्स थे उसके बारे में पढ़ना है, उसके तथ्यों के बारे में पढ़ना है, और टू लर्न अबाउट द ग्रेट किंगडम्स ऑफ द 6ठी शताब्दी में जो ग्रेट किंगडम्स थे, बड़े बड़े ग्रेट किंगडम्स थे, बड़े बड़े जो राज थे उसके बारे में हमको पढ़ने हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। इन प्रीवियस चैप्टर, पिछले अध्याय में हमने पढ़ चुका है, वी रीड अबाउट जना दैट बेसिकली सिग्निफाइड द ट्राइब विथ विच पीपल हु बिलोंग टू अ पार्टिकुलर क्लैन एंड शेयर्ड कॉमन कल्चरल वैल्यूज एज वेल एज किंगशिप टाइज वेयर एसोसिएटेड। देखिए, इसके पहले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ लिया है जना, राजा के बारे में हम लोग पढ़ा है, दैट बेसिकली सिग्निफाइड द ट्राइब। ठीक है, इसके पहले ही हम लोग जना के बारे में पढ़ा जो मुख्य रूप से किसी ट्राइब का क्या होता था, हेड होता था। ठीक है ना, राजन जो होता था किसी ट्राइब्स का हेड हुआ करता था, और वो बिलोंग टू ए पार्टिकुलर क्लैन, जो कि एक पार्टिकुलर का मतलब होता है व्यक्तिगत, और क्लैन का मतलब होता है वंश। ठीक है ना, जो किसी पार्टिकुलर क्लैन से बिलोंग्स करता था, और वो क्या करता था, शेयर्ड कॉमन कल्चरल वैल्यूज एज वेल एज किंगशिप टाइज वेयर एसोसिएटेड। वो क्या करता था कि उन लोगों की अपनी एक संस्कृति होती थी, यानी ये जना जो होता था, ये ट्राइब्स का एक जो ट्राइब्स होते थे उसको वो कंट्रोल करता था, उसको बांध कर रखता था, और उनका अपना एक कल्चर हुआ करता था। आगे हम लोग पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड ए ग्रेट चेंज केम इन द लाइफ ऑफ पीपल, यानी लेटर वैदिक पीरियड के बाद, ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड, यानी लेटर वैदिक पीरियड के अंत क्षणों में लोगों के जीवन में काफ़ी बदलाव आई। दिस रिजल्टेड इन ट्रिमेंडस ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज, अर्थात ये आपको इसमें बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा परिवर्तन हुआ, काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ फॉर दिस वाज द यूज ऑफ आयरन प्लाउ फॉर द टाइम फर्स्ट। इसका कारण यह है कि इतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में खेती होने का कारण, सबसे बड़ी कारण यह है कि जब लोहे के यंत्र, लोहे के औजार आ गए हैं तो खेती करने में भी हमको क्या होने लगी, बहुत आसानी होने लगी। उसके बाद से कहता है अनदर रीजन वाज बिगिनिंग ऑफ कल्टिवेटिंग राइस एंड टेक्निक ऑफ पैडी ट्रांसप्लांटेशन। कहता है कि दूसरे जो अनदर जो टेक्निक थी, वो टेक्निक थी आपको कल्टिवेटिंग राइस की खेती स्टार्ट हो गई, आपको ट्रांसप्लांटेशन पुनः, मैंने जिस खेत पर हम एक बार खेती कर लेते थे तो पहले दोबारा किसी पर खेती नहीं करते थे, लेकिन अब क्या होने लगी, फिर उस खेत पर फिर दोबारा खेती होने लगी। यानी बहुतेरों कारण है जो कृषि को आगे बढ़ाने में अपना भूमिका निभाए थे।
Gradually, these developments led to the emergence of new political entities covering wider areas than the Vedic Jana। अर्थात यही कुछ कारण है जो लेटर वैदिक के यानी वैदिक पीरियड के बाद वो अर्ली वैदिक पीरियड हो, लेटर वैदिक पीरियड हो या उसके बाद का जो समय हो, यही कारण था, यही कुछ रीजन था जो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े ही नहीं, बहुत आगे बढ़े और बहुत चीज़ों को अपने आप बहुत चीज़ों को अपने हिसाब से कवर करने लगे। अब पता है जनपदा और महाजनपद, जनपद और महाजनपद के बारे में दिया गया है। द टर्म जनपदा लिटरली मीन द फुट हिल्स ऑफ द जना, द टेरिटरी वेयर द जना और पीपल ऑफ द सर्टेन ट्राइब रिसाइडेड। देखिए पता है जनपदा जो है, देखिए पहले इसको बता दिया जाए जनपदा है क्या। देखिए जनपदा का मतलब होता है कि पहले जहाँ राजा जहाँ शासन करता था, एक समुदाय पर राजा शासन करता था। अब क्या करने लगा जनपदा, अब क्या होने लगा कि उसी जगह पर यहाँ पर एक वर्ड दिया फुट हिल्स, फुट हिल्स का मतलब होता है पैर जमाना। अब पहले एक छोटे समुदाय, छोटे राजन जो होते थे छोटे ट्राइब पर शासन करते थे। अब क्या करने लगे, उनका क्षेत्र बढ़ने लगा और अब उस क्षेत्र को बढ़ाकर मैंने मीन्स वो कुछ क्षेत्र बढ़ाकर अब थोड़ा सा क्षेत्र उन्होंने क्या किया और बढ़ाया और अपने पैरों को वो जमाने लगे, बड़े बड़े क्षेत्रों को अपने क्षेत्र को बढ़ाने लगे, अपना पैर जमाने लगे और उस पर शासन करने का प्रयास करने लगे। In a broader sense, the term was used for a territory under a ruler। मैंने इससे पहले ही बता दिया कि इसका मतलब ये था कि एक राजा के अंतर्गत एक बड़े क्षेत्र का, बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं, एक इतना बड़ा क्षेत्र जिसके अंतर्गत एक इतना बड़ा क्षेत्र जो किसी राजा के अंतर्गत आता हो, एक इतना बड़ा क्षेत्र जो किसी राजा के अंतर्गत आता हो। पहले जो जना होते थे उनका जो शासन करने की जो व्यवस्था थी वो मूल रूप से एक ट्राइब पर होती थी, लेकिन जब जनपदा आया तो उसके शासन करने की जो व्यवस्था थी, उसके शासन करने की जो तरीका थी वो एक क्षेत्र पर होने लगी, एक बड़े से क्षेत्र पर होने लगी। वो क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं होता था, मिला जुलाकर एक मध्यम वर्गीय क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन मतलब छोटा सा या मध्यम वर्गीय इसको कह सकते हैं। As Jana or tribe became identified with a particular territory, the rulers gradually came to be recognized as king of जनपदास rather than जनाज। अब वो राजा, अब देखिए पहले जो था एक ट्राइब पर उनका शासन था, अब लोग क्या कहते क्या एज जना और ट्राइब became identified with particular territory। अब जो ये लोग थे उस जिस क्षेत्र पर राजन जो राज करता था या जिस जना जिस पर राज करता था, अब उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो लोग अपने आप को किसी पार्टिकुलर टेरिटरी का बताने लगे, किसी पार्टिकुलर जगह का बताने लगे कि ये मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ, मेरे क्षेत्र के राजन का नाम ये है। यानी एक पहचान उन लोग की अपनी अब बनने लगी थी। However, a number of ancient Janpada continue to bear the names of Janaj tribes who lived there। पता, however, a number of ancient Janpadas continue to bear the names। अब जो है प्राचीन से जो जनपद चले आ रहे हैं, प्राचीन समय से जो जनपद चले आ रहे हैं, वो उस समय भी क्या करने लगे, उस समय भी उसी को लेकर वे कंटिन्यू करने लगे, यानी उसी को चलाने लगे, उसी पर उसी नाम से वे चलते रहे, उसी नाम से वे चलते रहे। Under their mighty and ambitious rulers, some of Janpada gradually expanded and grew into large political entities। अब कहता है कि अंडर देयर माइटी एंड एम्बिशियस, कुछ राजन ऐसे होते थे जो बहुत शक्तिशाली होते थे और उनका जो एम्बिशन था, इच्छा था, जो उनका लक्ष्य था कि अपने क्षेत्र को वो काफ़ी क्या करे, विस्तार कर सके, अपने क्षेत्र का वो काफ़ी हद ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार कर सके। इसको लेकर वे अपने क्षेत्र को काफ़ी विस्तार भी करते थे। These were known as the Mahajanapada
महाजनपदात और द ग्रेट किंगडम्स, अर्थात वैसे राजन जो अपने क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करने में अपनी मनोशक्ति रखते थे। अब ये चाहते थे कि मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा हो, मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा हो और लोगों की संख्या अच्छी हो, हमारी ताकत की पताके यानी हमारी ताकत की चर्चा दूर दूर तक हो। ये सारी जो है सोच एक जनपद को महाजनपद के रूप में परिवर्तित करती थी, यानी जनपद से बड़ा महाजनपद होता है। आफ्टर ईयर्स ऑफ फाइटिंग फोर ऑफ दीज नेमली मगध, वर्षों तक इसके लिए लड़ाई चलती रही और मूल रूप से जो 4 महाजनपद हैं, जिसे आपको मगध, वत्स, अवंती एंड कोसल इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट महाजनपद। देखिए एक वर्ड मैंने गलत बोल दिया यहाँ पर, ये 4 जो जनपद हैं ये चारों मिलकर महाजनपद का निर्माण किए, यानी मगध, वत्स, अवंती और कोसल इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट जनपद। कोसल, वत्स, अवंती और मगध जो है ये चारों जनपद मिलकर और एक शक्तिशाली जनपद का महाजनपद का निर्माण किया। Subsequently, Magad overtook the other 3 and remained the epicenter of all major political activities across the Indian subcontinent for many centuries. मगध जो है इन तीनों जनपद थे, उन तीनों जनपद में मगध जनपद जो था वो सबसे मुख्य अपना विशेषता रखता था। इसीलिए जितनी भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और जितनी भी अन्य काम जो होती थी उस सारे का यूपी सेंटर यानी मुख्य केंद्र बिंदु को कहेंगे, केंद्र बिंदु जो था आपको मगध जनपद था। देखिए मगध जो था 4 और जनपदों को मिलाकर और चौथा जो मगध था ये सब जनपद थे और ये सारे मिलकर महाजनपद का निर्माण किए। लेकिन इसमें बताया गया है कि मगध जनपद जो था पॉलिटिकल क्षेत्र के लिए मुख्य केंद्र माना गया था उस समय का। A brief description of these महाजनपद, their capitals and their location is given in table below. इस जनपद के बारे में और उनके कैपिटल्स के बारे में महाजनपद के बारे में और उनके कैपिटल्स के बारे में किताब में आपको दिए गए हैं टेबल में, जिसको आप देखेंगे। जैसे वत्स है महाजनपद से, कौशाम्बी है, अवंती है, उज्जैन है। देखिए 4 महाजनपद मैंने वर्ड इसके पहले बोला था, 4 जनपद बोला था, लेकिन यहाँ पर महाजनपद दिया गया है। 4 महाजनपद बोलने में थोड़ा सही हो गया। 4 महाजनपद से कौशाम्बी ये है आपको, मगध, वत्स, अवंती और कोसल, ये 4 महाजनपद ही थे, जनपद नहीं थे। फिर से मैं बताता हूँ, ये मैंने गलत से बोल दिया है, महाजनपद ही थे, ये जनपद नहीं थे। कौशाम्बी है, मगध है, वत्स है और अवंती है। कोसल, मगध, वत्स और अवंती ये 4 महाजनपद थे, ये कोई जनपद नहीं थे और ये 4 महाजनपद मिलकर शक्तिशाली जनपद का निर्माण किए। इस वर्ड को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोसल, मगध, आपको वत्स और अवंती, ये 4 महाजनपद जो थे, इन्होंने 4 महाजनपद को मिलाकर एक पावरफुल महाजनपद का निर्माण किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मगध को बताया गया पॉलिटिकली क्षेत्र से, क्योंकि सारे पॉलिटिकली क्षेत्र के कार्य जो होते थे आपको मगध में होते थे। और उसमें किताब में जो दिया गया है कुछ महाजनपद और उसके कैपिटल्स के बारे में बताया गया है, जो कि टेबल में बताया गया है। वत्स का है कौशाम्बी, अवंती, उज्जैन, ये आप रख लीजिएगा। लोकेशन भी इसका दिया गया है, आप खुद से इसको टेबल बनाकर इसको लिखकर और इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, इसको याद कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू सम एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, माने पौराणिक जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, उस बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार एज मेनी एज 16 पौराणिक जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उस बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार 16 महाजनपद के बारे में चर्चा की गई है, इंक्लूडिंग किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स।
उसमें किंगडम्स और रिपब्लिक्स ये दोनों भी शामिल हैं। पता है, emerged in the northern and northern west parts of the Indian subcontinent and around 600 BCE। यानी यहाँ से 600 वर्ष पूर्व में आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार 16 महाजनपद हुआ करते थे। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में दिया है यहाँ पर, देखिएगा। द महाजनपद वेयर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। महाजनपद जो होते थे वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते थे। दो महाजनपद दैट वेयर रूल्ड बाय इंडिविजुअल किंग्स वेयर कॉल्ड मोनार्चीज। अर्थात महाजनपद दो प्रकार के होते थे। ये दो महाजनपद कैसे कैसे होते थे? जिस पर राजा का राज होता था उस महाजनपद को मोनार्चिक महाजनपद कहते थे। while those that were governed by a council of rulers were called republic और गंगास। ठीक है ना। ये देखिए, ये दूसरा वाला जो है जिसको हम रिपब्लिक महाजनपद के रूप में जानते हैं, that were governed by a council of rulers, जिस पर शासकों का राज होता था। मूल रूप से कहिए कि लोगों द्वारा वहाँ पर राज किया जाता था। मूल रूप से कह सकते हैं कि उस पर लोगों द्वारा शासन किया जाता था। शासन व्यवस्था जो थी वो भले राजा के द्वारा चलाई जाती थी, लेकिन लोगों के द्वारा वो शासन व्यवस्था डील की जाती थी। अब हम बताते हैं मोनार्चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किंग्स ऑफ सम महाजनपद steadily assumed great power and began to exercise complete control over all affairs relating to their subjects. Due to this, monarchies became the dominant from of the state and government. The institution of kingship became hereditary and based on the principle of primogeniture। और ये है आपको एज पर दिस प्रिंसिपल द एल्डेस्ट सन ऑफ द किंग सक्सेड बाय। मैं आपको बता देता हूँ सारा चीज। ये जो होता था मोनार्ची में, तो मोनार्ची में जिसे मान लेते हैं कि एक राजा के पास ही सारा पावर होता था। एक राजा के पास ही सारा पावर होता था और वही राजा जो होता था उस सारे राज्य को चलाता था। वही राजा सारे राज्य को चलाता था। ठीक है ना। उसके ही हाथ में सारे पावर होते थे। वो जैसा चाहता था वैसे उस राज्य को चलाता था। ठीक है ना। अब दूसरी बात हम ये समझ लें कि राजा के द्वारा जो भी चीज चला जाता है तो ये तो राजतंत्र होता है। यानी मोनार्ची जिसे कहते हैं कि राजा के द्वारा चलाए गए राजतंत्र को राजा के द्वारा चलाए गए शासन को राजतंत्र हम कहते हैं। ठीक है ना। अर्थात राजा ही ओवरऑल सब कुछ होता है, इसी के बारे में इसमें लिखा है। और जब अगर एक राजा मर जाता है, तो उसके जगह पर उसके पुत्र या पुत्री को क्या किया जाता है? शासन व्यवस्था पर यानी गद्दी पर बैठाया जाता है और वही उस शासन व्यवस्था को देखता है या देखती है। ठीक है ना। उसके अलावा दूसरे को उस शासन व्यवस्था पर या उस राजगद्दी पर नहीं बैठाया जाता है। ठीक है ना। अब हम आगे की तरफ मोड़ करेंगे तो उस शासन व्यवस्था पर जैसे किसी राजा का पुत्र अगर बैठता है तो उसको हम लोग युवराज कहते थे। उस राजा के पुत्र को हम लोग क्या कहते थे? युवराज कहते थे। During the age of the Mahajanpads, during the age of the Mahajanpads, the king became the symbol of the state. महाजनपद में ध्यान दीजिएगा, महाजनपद में राजा को ही सिंबल का मतलब होता है राजा हमारे प्रतीक हुआ करते थे। एक महाजनपद में राजा जो थे हमारे लीडर या हमारे प्रतीक हुआ करते थे। With absolute power in his hands, सारी ताकतें तो उनके ही हाथ में होती थी। He came to be seen as the protector of society as well as dharma। वे जो होते थे प्रोटेक्टेड होते थे यानी समाज के रक्षक भी होते थे और धर्म के भी रक्षक राजा ही हुआ करते थे। पता है, फ्रॉम द लेटर वैदिक टेक्स्ट
we learn about three types of officials who assisted the kings. पता है कि लेटर वैदिक टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि राजा को सलाह देने के लिए या राजा को समय समय पर कुछ बताने के लिए तीन रूप से ऑफिसर्स होते थे, यानी अधिकारी कह लीजिए, तीन विभाग कह लीजिए होते थे जो राजा को समय समय पर उनको सलाह दिया करते थे। दीज वेयर, वो कौन कौन थे होते थे? अमात्य, सेनापति और पुरोहित, ये तीन होते थे जो राजा को समय समय पर आपको क्या करते थे, सलाह मशवरा या कुछ अन्य बातें, पॉलिटिकल क्षेत्र की बातें बतानी होती थी या उसको राय मशवरा देना होता था, ये देते थे। पता है कि अमात्य और मिनिस्टर हु असिस्टेड द किंग इन गवर्निंग द स्टेट, अमात्य जो होते थे कि राज्य को कैसे चलाना है इसके बारे में राजा को सलाह दिया करते थे। सेनापति जो होता था टू लीड द किंग्स आर्मी ऑन द बैटलफील्ड, सेनापति जो होता था लड़ाई के क्षेत्र में राजा के सैनिकों को करता था, लीड करता था, यानी आगे आगे वो चलकर सैनिकों को दिशा निर्देश देता था। और तीसरा है पुरोहित, पुरोहित को मतलब हम समझ लें पंडित का है, पादरी का है, जो आप समझ लें, यानी धार्मिक कार्य करने वाले। हु गाइडेड द किंग ऑन हाउ द परफॉर्म द वेरियस रिलीजियस एंड सोशल ड्यूटीज सेक्शन बाय द स्क्रिप्चर्स, ठीक है ना। पुरोहित जो होता था, पंडित जो होता था, धर्म कर्म के बारे में, समाज के बारे में ये राजा को सलाह देता था, उसके बारे में बताता था। अब हम आगे पढ़ेंगे in order to extend their territory through conquest and to establish law and order within the kingdom, powerful kings kept and maintained standing armies. In order to extend their territory through conquest to establish, देखिए अगर अपने राज्य को बढ़ाना है, विस्तार करना है, तो क्या करना होगा? अपने राज्य को बढ़ाना है या विस्तार करना होगा तो आपको कहीं ना कहीं आपको क्या करने होंगे कि दूसरे राजाओं से युद्ध करना होगा, दूसरे राजाओं को हराना होगा, उनके क्षेत्र को अपनाना होगा, तब जाके आपका राज्य क्या होगा? विस्तार भी होगा। पता है कि सोल्जर्स रिक्रूटेड इन द आर्मी रिसीव्ड रेगुलर सैलरी फ्रॉम द रॉयल एक्सक्यूअर और राजकोष थ्रू आउट द ईयर। जो सेना होती थी, सेना की जो भर्ती की जाती थी उसको रेगुलर माने सैलरी पर रखी जाती थी। जैसे हम लोग किस तरह काम करते हैं तो सैलरी पर काम करते थे, उसी तरह जो सेना होती थी उस समय की उसको सैलरी पर रखी जाती थी, जो कि पैसे राजकोष से दिए जाते थे। पेमेंट्स वेयर मेड आइदर इन काइंड ऑफ और इन कैश। पेमेंट जो होता था वो किसी प्रकार का हो सकता था, कैश में भी हो सकता था या पेमेंट देने का तरीका कुछ और भी हो सकता था। और कैश पेमेंट्स पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ कॉइन कॉल्ड पंच मार्क कॉइन्स वेरीड। जो पेमेंट मिलता था वो पंच मार्क जो सिक्के होते थे उस समय, पंच मार्क जो सिक्के होते थे उस समय, जो पंच मार्क सिक्के चले हुए थे, वहीं पंच मार्क सिल्वर के जो पंच मार्क सिक्के होते थे वहीं सिक्के, यहाँ पर सिल्वर तो नहीं दिया है, टाइप्स ऑफ कॉइन्स इसमें एक दिया है पंच मार्क सिक्का, एक प्रकार का जो पंच मार्क सिक्का होता था उसी पंच मार्क सिक्के को क्या दिया जाता था? पेमेंट के रूप में सैनिकों को दिया जाता था। पेपर मनी that we use today were unknown at that time। आज जो हम लोग कागज का रुपया प्रयोग जो करते हैं उस समय कागज का रुपया की चर्चा नहीं हुआ करती थी, यानी उस समय कागज का कोई रुपया ही नहीं होता था जिसको किसी सैनिक को दिया जा सके। Different types of taxes were imposed on the subjects and the revenue from the taxes was used for paying the soldiers, maintaining the army and numerous activities of public welfare। जो उस समय भिन्न भिन्न प्रकार के जो टैक्सेज लिए जाते थे वो टैक्सेज सेना पर खर्च किए जाते थे, लोगों के वेलफेयर पर, यानी लोगों के रख रखाव, लोगों के रख रखाव का मतलब सड़क पर, पानी पर या अन्य मदों में खर्च की जाती थी। इन सारे टैक्सों का प्रयोग यहीं किया जाता था। सैनिकों को वेतन देने में भी इन टैक्सों का प्रयोग किया जाता था। रिपब्लिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, गंगाज के बारे में, यानी रिपब्लिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे।
पता है अपार्ट फ्रॉम द मोनार्चिकल महाजनपद और लार्ज किंगडम्स रूल्ड बाय इंडिविजुअल किंग्स देयर वर मेनी एंशिएंट स्टेट वेयर पॉलिटिकल पावर एज वाज एक्सरसाइज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल दीज वर कॉल्ड गणाज गैंग्स नहीं गणाज और गणराज और गंगास टर्म दैट आर जनरली ट्रांसलेटेड एज रिपब्लिक। ठीक है, इसमें जो दिया गया है अपार्ट फ्रॉम, यहाँ पहले मोनार्ची शासन में राजा का शासन होता था, तो वहीं जो रिपब्लिक्स होते थे वहाँ पर छोटे मोटे शासकों को मिलाकर शासन व्यवस्था की जाती थी। A Republican Mahajanpad was thus ruled by a group of people rather than by a single individual। अभी मैंने बताया कि छोटे मोटे शासकों को मिलाकर, समूहों को मिलाकर रिपब्लिक स्टेट को चलाया जाता था। यानी रिपब्लिक माने गणराज्य, लोकतांत्रिक राज्य को छोटे मोटे लोगों के समूहों के द्वारा चलाया जाता था। वहाँ पर किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति का शासन नहीं होता था। जैसे मोनार्ची में एक ही राजा होगा और उसी के बात को सब मानने, उसी के बात को सबको मानने होंगे, तो ऐसा बात यहाँ पर तो था नहीं। इसमें समूहों को मिलाकर ये बना हुआ था। द ग्रुप ऑफ रूलर्स ऑफ दिस महाजनपद वेयर यूजुअली मेल हेडेड ऑफ पार्टिकुलर फैमिलीज। ठीक है ना, इस समुदाय में मूल रूप से मेल हेडेड होता था, यानी जो इस समुदाय के जो हेड होते थे, इस समुदाय में मूल रूप से पुरुष वर्ग ही होते थे, जो कि आप वैदिक काल में अर्लियर पढ़ लें, लेटर पढ़ लें या उसके बाद में पढ़ लें, फैमिली का भी हेड कोई ना कोई पुरुष वर्ग ही होता था। They met several times where senior and responsible citizens made all decisions unanimously or through collective consent। इसमें क्या होते थे, जो उस राज्य के सीनियर सिटीजन्स होते थे और जो ग्रुप्स के हेड होते थे वो मिलकर क्या करते थे, किसी भी डिसीजन का हल निकालते थे। अब आगे पढ़ेंगे। दिस असेंबली वाज कॉल्ड गणा परिषद। इस असेंबली को हम लोग गण परिषद के नाम से भी जानते थे। द गणा परिषद हैड द सुप्रीम अथॉरिटी इन द स्टेट। जो गण परिषद जो होती थी, द गण परिषद हैड द सुप्रीम अथॉरिटी इन द स्टेट। गण परिषद को उस स्टेट की सबसे सुप्रीम पावर मानी जाती थी, यानी रिपब्लिक स्टेट की जो सबसे सुप्रीम पावर होती थी वो गण परिषद ही होती थी। Decisions were taken by simple majority and in a democratic manner। जो कोई भी डिसीजन लिए जाते थे वो क्या कैसे लिए जाते थे, सिंपल मेजोरिटी से, यानी साधारण। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है साधारण, आप कह लीजिए कि लोगों का मत कह लीजिए। सिंपल मेजोरिटी यानी लोगों का एक मत कह लीजिए। जो डिसीजंस होते थे वो लोगों के, आम लोगों के मत और डेमोक्रेटिक मैनर से। डेमोक्रेटिक मैनर का मतलब होता है लोकतंत्रीय व्यवस्था से होता था, यानी आम लोगों की क्या मत है, क्या सलाह है, उसी आधार पर हम डिसीजन लिया करते थे। द रिपब्लिक्स वेयर मोस्टली लोकेटेड इन द हिमालयन हिल्स, पंजाब। इसके आगे का ये देखिएगा, The republics were mostly located in the Himalayan hills, Punjab and northwest India. The Mahajanpads of Vaji and Malla was well as some smaller states such as Lichvi, Sakya। देखिए, अब हम लोग इसके आगे लेक्चर नंबर 2 से पढ़ेंगे। आप टिक लगा लीजिएगा। डेमोक्रेटिक मैनर यानी रिपब्लिक से हम लोग पढ़े थे और डेमोक्रेटिक मैनर तक पढ़े थे, और नीचे जो है द रिपब्लिक से हमको पढ़ना है, वो लेक्चर नंबर हम लोग 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू।